हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ वापस आया हूं जो कि है कार्बोहाइड्रेट। तो आज मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसका इंट्रोडक्शन एंड सभी बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और शुरू से लेकर अंत तक इससे अगर आपने देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि कार्बोहाइड्रेट आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बायोमोलिक्यूल मतलब होता है, बायो मतलब होता है जैविक, मॉलिक्यूल मतलब होता है सूक्ष्म कण, जैविक कण। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जैविक अणु से मिलकर के बने होते हैं जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो इसका जो सामान्य फार्मूला है COH, ये पहले की डेफिनेशन था। जो ये कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ये पहले की डेफिनेशन थी। जब साइंटिस्ट लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर किया था तब ऐसे जनरली जो डेफिनेशन निकल के आया वो इस तरह से इसे परिभाषित करते थे। लेकिन अब जो मॉडिफाइड डेफिनेशन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेफिनेशन है ये अब जो मॉडर्न ज़माने में जब डेफिनेशन को आगे बढ़ाया गया तो ये डेफिनेशन लागू हुआ है। तो आप इसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट कैन आल्सो डिफाइन एज, जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी OH, इसे OH के रूप में डिनोट करते हैं। एल्डिहाइड CHO एंड कीटोन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। इस देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी OH से प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड CHO से प्रदर्शित करती हैं एंड कीटोन इसे C++O से प्रदर्शित करते हैं। जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है एंड कीटोन, इन तीनों के जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये आप बहुत, जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस सिंबल को समझ गए तो आप कार्बोहाइड्रेट को सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। मुझे और सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी पाया ही जाएगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ये सब में नहीं पाया जाएगा। जैसे ग्लूकोज में देख लीजिए, उसमें या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोज होगा। ये दोनों किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं। या तो एक एल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा तो कुछ और बनाएगा, अगर वो कीटोन के साथ जुड़ेगा तो कुछ और बनाएगा। तो दोबारा देख लीजिए इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट कैन आल्सो डिफाइन एज, इसे हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन तीनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2nOn। जो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2nOn। देखिए ये जो n है, n कुछ और नहीं बल्कि ये नंबर है। ये n के जगह पर संख्या आ जाएगा। और ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में समझिए, यहाँ पर हमने n की जगह पर 3 ले लिया है और जितना C रहेगा उतना n रहेगा, बट जो h है वो 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे, ये 2n है। यहाँ पर देखिए C है, यहाँ पर n के जगह हमने 3 ले लिया संख्या, n के जगह 3 ले लिया। और जो वो है वो जितना C रहेगा उतना वो यहाँ पर वो रहेगा, बट लेकिन जो h है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कोई भी संख्या। जहाँ पर यहाँ पर हमने 3 लिया तो 2, यहाँ पर 2n है तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 रहेगा। यहाँ पर फिर देख लिए 4 हमने लिया C, यह 8 हो गया, वो 4 हो गया। यहाँ पर जितना C रहेगा उतना O रहेगा। फिर देखिए जिसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसे ट्राइओज शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C3H6O3। इर्थ्रोज होता है इसे टेट्रोज कहते हैं, C4H8O4। इसी तरह राइबोज होता है इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C5OH10। इसका फार्मूला होता है C5H10O5। जो ग्लूकोज होता है इसे हेक्सोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर ओस
यहाँ पर जो ओस आया है वो एस सी, इसका मतलब होता है शुगर। जहाँ अगर आपको कहीं ये ओस लिखा दिखाई दे तो आप समझ लीजिए इसका मतलब होता है शुगर, ये शुगर होता है। जैसे यहाँ पर हेक्सोज लिखा हुआ है, पेंटोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है शुगर। ये ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर इसे कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। आप लोग एक कॉमन चीज़ और देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इसके कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इसके नाम में चेंज होता जा रहा है। जैसे देखिए C3 है तो इसे ट्राई बोलेंगे, अगर C4 है तो इसे टेट्रा बोलेंगे, अगर C5 है तो इसे पेंटा बोलेंगे, और C6 है तो इसे हेक्सा बोलेंगे। जैसे जैसे इसके कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका जो नेम है वो चेंज होता जा रहा है। C3 है तो इसे हम ट्राई बोलेंगे, इसे ट्राई बोलते हैं। और जो इसके साथ में ओ जोड़ दिया, ट्राई ओज हो गया, टेट्रोज हो गया। C5 है तो पेंटोज हो गया, और C6 है तो हेक्सोज हो गया। ऐसे जैसे जैसे इसकी कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ये शुगर है इसके नामों में चेंज होते जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करिए कि हम किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। इससे मुझे अपने जो मैं पढ़ाने की एक्टिविटी है मैं उसमें सुधार करूँगा। तो बस आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे मैं अभी बढ़ रहा हूँ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। जो मोनोसैकराइड होता है ये शुगर के एक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और जो डाइसैकराइड होता है वो जो ये शुगर है उसके दो मॉलिक्यूल के अणु के मिलने से बना होता है। इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। इसको आप माइंड में बैठा लीजिए कि ये जो डाइसैकराइड होता है, डाई मतलब है डबल, एंड जो मोनो होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है मोनोसैकराइड होता है, और जो दो शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है वो हमारा डाइसैकराइड होता है। और जो ऑलिगोसैकराइड होता है वो 2 से 10 तक की जो संख्या होते हैं, ये जैसे 3, 4, 5, 6, जब ये 2 और 10 तक के जितने भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे वो हमारा आएगा ऑलिगोसैकराइड में। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। और जो पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉलीसैकराइड 10 से अधिक जब शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कम्बिनेशन करेंगे, जुड़ेंगे, तब हमारा बनेगा जो ये है पॉलीसैकराइड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन है ये हमारे आंत में होता है। जिसे आप इस तरह समझ लीजिए, जब हमारे पेट में ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये स्टार्च के रूप में हमारे आंत में संचित हो जाता है, हमारे पेट में संचित हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है पहला इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो है पहला पार्ट है वो मोनोसैकराइड। तो चलिए अब हम मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कस करें। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई क्लियर हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोनोसैकराइड क्या होता है। मोनोसैकराइड्स सबसे छोटे शुगर होते हैं और इसको और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो मोनोसैकराइड इज द सिंपलेस्ट शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकराइड जो होते हैं ये सबसे छोटे शुगर होते हैं, इसे हम और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा इनको। और जो मोनोसैकराइड होते हैं ये सबसे छोटे शुगर होते हैं, इनको और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और मोनोसैकराइड के पास 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह मतलब होता है जो फंक्शन करे, जो क्रिया करें, जो कार्य करें, उन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। जो मोनोसैकराइड होते हैं इनके पास 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। एक होता है एल्डोज जिसे CHO को कहते हैं, CHO के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है कीटोज जिसे C डबल बॉन्ड वो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये मोनोसैकराइड होते हैं इनके पास 2 क्रियात्मक समूह पाया जाता है, एक एल्डोज और एक कीटोज। और इसके पास 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा मायने नहीं रखता है लेकिन जो एल्डोज हैं और जो कीटोज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये किसी भी मोनोसैकराइड्स में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो ये एल्डोज हैं
ये अलग पाए जाएंगे और जो कीटोज है ये अलग पाए जाएंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं कि जो एल्डोज है और कीटोज है इनके जो ये जिसमें प्रेजेंट होंगे ये इनका नाम क्या होगा और जिसमें कीटोज होगा इसका नाम क्या होगा। देखिए जैसे भी ये एल्डोज और कीटोज इसका फार्मूला भी सेम रहेगा C6H12 एंड O6, बट जो ये जब ये एल्डोज के साथ मिलेंगे तो ये ग्लूकोज बना लेगा और जो कीटोज के साथ चला जाएगा वो फ्रक्टोज बना लेगा। जिससे ये दोनों एक जिससे एल्डोज समझ लीजिए इसका मदर है और जो कीटोज है ये फादर है। इसके दो जुड़े संतान उत्पन्न हुए इस जो जिसका नाम हमने एक ग्लूकोज रख दिया दूसरा फ्रक्टोज रख दिया। जैसे जुड़वा मतलब ट्विंस जो दिखने में समान हो और उसका फंक्शन भी समान हो, बट उनका हम नाम सेम तो रख नहीं सकते, इसलिए हम एक का नाम ग्लूकोज रख देते हैं और दूसरा नाम उसका फ्रक्टोज रख देते हैं। उसका जो फार्मूला है वो सेम रहेगा और जो बट डिफरेंस इतना रहेगा कि जो एल्डोज के साथ जाएगा उसे हम ग्लूकोज कहेंगे और जो कीटोज के साथ जुड़ जाएगा उसे हम फ्रक्टोज कहेंगे, लेकिन इसका जो फार्मूला होगा वो सेम ही रहेगा। बट जो यहाँ पर हमने बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिल जाएंगे H। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइसेक्राइड क्या होता है। जो मोनोसेक्राइड था उसे हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते थे, परंतु यहाँ पर जो ये डाइसेक्राइड है इसे हम और छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। यह भी मतलब कौन डाइसेक्राइड जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको ये 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। जब ये 2 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ये जब जुड़ा है तो इसे हम आपस में अलग अलग कर सकते हैं, तो इसे हम 2 छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। जिससे आगे एग्जाम्पल देखिए जो ये लैक्टोज शुगर होता है ये ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है और जब इसे हम तोड़ेंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। इसे हम प्रायः मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो लैक्टोज है ये मिल्क में हमारे पाया जाता है। तो इसे समझिए मैंने इसको आप समझ लीजिए जो ये लैक्टोज है इससे ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बना होता है। अगर इससे हम तोड़ेंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। दूसरा है माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के मिलने से जब 2 ग्लूकोज के कण आपस में मिलते हैं तब माल्टोज का निर्माण होता है। तो जब अगर हम माल्टोज को तोड़ेंगे तो एक ग्लूकोज अलग हो जाएगा तथा दूसरा ग्लूकोज अलग हो जाएगा। और तीसरा है सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है ये ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के कण और फ्रक्टोज के कण जब आपस में कम्बिनेशन करते हैं तब सुक्रोज का निर्माण होता है। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा और फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। जो सुक्रोज है ये हमारा जो दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है चीनी, ये वो चीनी है। और ये जो माल्टोज है ये माल्ट तथा पोटैटो में पाया जाता है। जब आप पोटैटो को बीच से काटते होंगे तो उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है वही ये माल्टोज ये उसमें उपस्थित हो रहता है। तो फिर दोबारा समझ लीजिए जो डाइसेक्राइड होते हैं ये शुगर के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे हम और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोज। जो ये लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है और जो माल्टोज होता है ये ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। और जो सुक्रोज होते हैं जब ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तब सुक्रोज का निर्माण होता है। जो लैक्टोज होता है ये मिल्क में पाया जाता है और जो माल्टोज होता है पोटैटो में पाया जाता है। जो सुक्रोज होता है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। जिससे आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं जब आप चीनी को जल में घोलते हैं तो वो उसमें हाइड्रोलाइज हो जाता है, वो जल में टूट जाता है पूरी तरीके से। इसलिए कहते हैं कि जो डाइसेक्राइड होता है इसे हम और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। ये डाइसेक्राइड जो सुक्रोज है चीनी है ये डाइसेक्राइड का ही एग्जाम्पल है। जो तीसरा है वो है ओलिगोसेक्राइड। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो 3 से लेकर 10 तक की जब शुगर आपस में जुड़ते हैं तब ओलिगोसेक्राइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि जब 3 से लेकर 10 तक की शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब ओलिगोसेक्राइड का निर्माण होता है। जब 3 से लेकर 10 तक की शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर 10 से ऊपर हो जाएगा तो उसे हम पॉली कह देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे शुगर
नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। तो देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जब 10 या उससे अधिक शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तब हमारा पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। जब 10 या उससे अधिक जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़ते हैं तब पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होमो पॉलीसेकेराइड्स और एक हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब होता है समान प्रकार के और हेटेरो का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। जो ये होमो पॉलीसेकेराइड है एक समान प्रकार के होंगे और जो हेटेरो पॉलीसेकेराइड है ये अलग-अलग प्रकार के जो ये पॉलीसेकेराइड होंगे। जो होमोसेकेराइड के एग्जाम्पल है वो होमो पॉलीसेकेराइड है, इसका एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। और जो ये ग्लाइकोजन है ये हमारी जो लीवर है हमारा उसमें ये ग्लूकोज संचित रहता है। जब बहुत सारे ग्लूकोज उसमें संचित हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन बना लेता है। और जो सेल्यूलोज है ये कोशिका भी ये भी एक कठोर आवरण बनाता है। एक काइटिन है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कार्य क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य घटक होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज है इसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एंड सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज एंड काइटिन। जो ये पौधे की जो कोशिका होती है ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और जो फंजाई का सेल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट है सोर्स ऑफ स्टोरेज। जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जो ये पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा हो जाने पर ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। और ये जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है हमारे शरीर में तब ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं। इसलिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड सोर्स ऑफ स्टोरेज में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।